नमस्कार। मैं डॉक्टर बालाजी भूरे आज आपके सामने छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद तथा उनकी कविता हिमाद्री तुंग श्रृंग से इस विषय को लेकर अपने विचारों को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो इस विषय को प्रस्तुत करने से पहले मैं यहाँ संक्षेप में इस विषय प्रस्तुति के पीछे के उद्देश्य एवं महत्व को यहाँ बताना चाहता हूँ। इस कविता और कवि के परिचय को प्रस्तुत करने के पीछे उद्देश्य है, एक, छात्रों को कवि के व्यक्तित्व एवं कृतित्व से परिचित कराना, दो, छात्रों में काव्य सौंदर्य एवं भाव सौंदर्य को जगाना, तीन, छात्रों में वीरों के बलिदानों के प्रति भाव एवं राष्ट्र प्रेम जगाना, और चौथा उद्देश्य है छात्रों में काव्य सृजन के गुणों को विकसित करना। महत्व ही इसी उद्देश्य से संबंधित होते हैं। जैसे इस कविता या कवि के परिचय से छात्र जयशंकर प्रसाद के व्यक्तित्व एवं कृतित्व से परिचित हो जाएंगे। दूसरा, छात्र काव्य सौंदर्य एवं भाव सौंदर्य से भी परिचित होंगे। इसके साथ साथ छात्र वीरों के बलिदानों से, ऐतिहासिक गौरव से भी परिचित होंगे। और चौथा महत्व है, छात्रों में काव्य सृजन के गुणों का विकास होगा। तो इस प्रकार इस कविता के पठन के पीछे ये प्रमुख उद्देश्य और महत्व रहा है। अब आ जाते हैं हिमाद्री तुंग श्रृंग से कविता की ओर। तो इस कविता को देखने से पहले हम जयशंकर प्रसाद के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को थोड़ा सा देखेंगे। तो छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभों में से जयशंकर प्रसाद एक माने जाते हैं। प्रसाद, पंत, निराला, वर्मा, इन चारों को छायावादी काव्य धारा के प्रमुख आधार स्तंभ माना जाता है। तो ऐसे छायावादी काव्य के प्रमुख कवि, एक मेधावी प्रतिभा के धनी जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1890 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक सुंगनी साहू परिवार में हुआ और मृत्यु 16 नवंबर 1937 को वाराणसी में हुई। जयशंकर प्रसाद के पिता का नाम देवी प्रसाद था। इनका परिवार तंबाकू का व्यवसाय करता था। जयशंकर प्रसाद की पढ़ाई स्कूल की अपेक्षा अपने घर पर ही अधिक हुई है। इनके गुरु का नाम सोहिनीलाल जी रसमई सिद्ध था। इनके जीवन में विविध समस्याएं आई, कई आपदाओं का सामना करना पड़ा। पिता की मृत्यु के पश्चात परिवार की जिम्मेदारी इनके कंधों पर आ गई। मां के देहावसान के बाद इन्होंने शादी कर ली। इनकी पहली पत्नी का भी देहावसान हुआ, फिर दूसरा विवाह हुआ, दूसरी पत्नी भी चल बसी और तीसरा विवाह जब हुआ तब तीसरी पत्नी से इन्हें रमाशंकर नामक बेटा हुआ। जयशंकर प्रसाद का मूल नाम झारखंडी था। 9 वर्ष की आयु में ही उन्होंने कलाधर उपनाम से कविता लिखना आरंभ किया था। इनकी पहली कहानी ग्राम शीर्षक की है, जो 1911 में हिंदू पत्रिका में प्रकाशित हुई, और अंतिम कहानी सालवनी, जो 1935 में प्रकाशित हुई थी। आरंभिक काल में जयशंकर प्रसाद ब्रज भाषा में कविता लिखते थे, लेकिन आगे चलकर 1913-14 से वे खड़ी बोली में लिखना उन्होंने आरंभ किया। 1912 में झरना काव्य प्रकाशित हुआ, जिसमें छायावादी काव्य की प्रवृत्तियां सबसे पहले हमें दिखाई देती है। इनका आंसू जो काव्य है वह छायावाद की अत्यंत प्रौढ़ रचना मानी जाती है। जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी सबसे चर्चित रचना रही है, जिसे छायावादी काव्य का महाकाव्य
भी कहा जाता है। और इस कामायनी में जयशंकर प्रसाद ने मनु के माध्यम से, मनु, श्रद्धा और ईड़ा, इन 3 पात्रों के माध्यम से समाज में समन्वय की स्थापना करने का प्रयास किया है तथा मनुष्य का सही विकास बौद्धिक, शारीरिक और मानसिक समन्वय से ही होता है, यही बताने की कोशिश की है। कामायनी में वे कहते हैं कि ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न हो, इच्छा कैसी पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके, यह विडंबना है जीवन की। आज हम देख रहे हैं कि शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक समन्वय न होने के कारण समाज में या मनुष्य के जीवन में विविध समस्याएं उत्पन्न हो रही है। तो इसी बात को इन्होंने कामायनी के माध्यम से प्रस्तुत किया है। जयशंकर प्रसाद की रचनाओं को लेकर अगर कहा जाए तो इनके काव्यों में कानन कुसुम, महाराणा का महत्व, प्रेम पथिक, करुणालय, झरना, आंसू, लहर, कामायनी आदि चर्चित काव्य हैं। कहानी संग्रह की अगर बात करें तो इनके कुल 5 कहानी संग्रह प्रकाशित हैं, जिसमें छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल, ये 5 कहानी संग्रह हैं। उपन्यासों में इनके 3 उपन्यास हैं, एक कंकाल, दूसरा तितली और तीसरा ईरावती। ईरावती इनका अधूरा ऐतिहासिक उपन्यास है। नाटक की अगर बात करें तो जयशंकर प्रसाद ने कई नाटकों का सृजन किया है, जिसमें स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, अजातशत्रु, विशाख, राजश्री, एक घूंट आदि इनके चर्चित नाटक हैं। तो इस प्रकार छायावाद के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद जी ने कहानी, उपन्यास, नाटक आदि विधाओं पर लेखनी कर हिंदी साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनकी कविताओं में से एक कविता, चर्चित कविता है हिमाद्री तुंग श्रृंग से। वैसे तो हिमाद्री तुंग श्रृंग से यह एक प्रयाण गीत है जो चंद्रगुप्त नाटक में अलका के द्वारा समवेत स्वर में गाया गया है। प्रस्तुत गीत में राष्ट्रीय भावना को अभिव्यक्त किया गया है। इसमें भारतवासियों को अर्थात हमें अपने राष्ट्र के लिए सेवा, त्याग, बलिदान पूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। यह कविता स्वतंत्र सेनानियों को समर्पित की गई है। जयशंकर प्रसाद जब अपने काव्य की सृजना कर रहे थे तब हमारे देश पर विदेशियों का शासन था। विदेशी शासन से या उनकी दासता से देश को मुक्त करने का प्रयास चल रहा था और इस प्रयास में साहित्यकार भी अपना दायित्व निभा रहे थे। तो जयशंकर प्रसाद जी ने युवाओं को या जनता को प्रेरित करने के लिए ये जो काव्य लिखा है या ये जो कविता लिखी है जो आज भी हमारे लिए प्रेरणादायी है। आज के आधुनिक युग में समाज में जाति भेद, धर्म भेद, प्रांतीय भेद, भाषा भेद, ऐसे विविधता भेदों की बाढ़ सी आ गई है। तो ऐसे विषमता भरे वातावरण में आज भी हमें चंद्रगुप्त नाटक में चंद्रगुप्त का वह कथन आज भी हमारे लिए प्रेरणादायी है, जहां चंद्रगुप्त ने कहा था कि मेरा देश मालव ही नहीं गांधार भी है, यही क्या समग्र आर्यावर्त है। यह हमारे लिए आज भी प्रेरणादायी है। यहाँ हिमाद्री तुंग श्रृंग से कविता की अगर बात करूं तो इसके पहले चरण में कवि कहते हैं कि हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्वला स्वतंत्रता पुकारती। देखिए, इस कविता के माध्यम से जयशंकर प्रसाद जी ने हमारे ऐतिहासिक पार्श्वभूमि को लेकर
इतिहास के गौरवगान को लेकर, संस्कृति की गौरव गाथा को लेकर तथा वीरों के बलिदान को लेकर आज के युवकों को प्रेरित करने का प्रयास किया है। आज कितनी भी विपदाएं हमारे सामने हो, कितने भी संकट हो, कितनी भी समस्याएं हो, हमें विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें इतिहास है, हमारे पीछे हमारे पुरखों का गौरव है, हमारी भारतीय संस्कृति का गौरव है। तो इसी को प्रसाद जी ने इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया है। कवि कहते हैं, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्वला स्वतंत्रता पुकारती। यहाँ हिमाद्री से तात्पर्य है हिमालय, अर्थात बर्फ से ढके हुए पर्वत। तुंग का अर्थ है ऊंचे, और श्रृंग से अर्थ है चोटियां। तात्पर्य, हमारे देश के उत्तरी हिस्से में बर्फ से ढके ऊंची चोटियों वाले हिमालय की श्रृंखलाएं हैं, जो हमारी देश की या भूमि की ऊंचाइयों को दर्शाती है। प्रबुद्ध शुद्ध भारती, प्रबुद्ध यानी ज्ञानी, हमारी भारत भूमि स्वयं से प्रबुद्ध ज्ञानी है। स्वयं प्रभा समुज्वला, जो स्वयं प्रकाशित है। जहां देश को, इस भूमि को विश्व गुरु कहा जाता था, यहाँ नालंदा तक्षशिला जैसे विश्व विद्यापीठ थे, जहाँ विश्व के छात्र यहाँ पढ़ने के लिए आते थे। अर्थात यहाँ इस भूमि ने संपूर्ण विश्व को ज्ञान देने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, छत्रपति शिवाजी महाराज, बाबा साहब आम्बेडकर, महात्मा फुले जैसे कई महापुरुष हुए, जिन्होंने विश्व को ज्ञान देने का और आचार विचार को प्रसारित करने का, समता या बंधुत्व की भावना देने का प्रयास किया है। यहाँ कवि वही बात कहता है कि आज कितनी भी समस्याएं क्यों न हो, हे युवकों, तुम्हारे पीछे गौरव है, इतिहास है। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्वला स्वतंत्रता पुकारती। हिमालय की ऊंची चोटियों से समृद्ध यह भारत भूमि, जो ज्ञान की भूमि है, ज्ञान से स्वयं प्रकाशित है, इतिहास तथा बलिदानों की वीरता से स्वयं प्रज्वलित है, और वह आज तुम्हें अपनी आज़ादी के लिए पुकार रही है। आगे कवि कहते हैं, अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बड़े चलो बड़े चलो। अमर्त्य यानी अमर, वीर पुत्र यानी वीरों के पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो। हे युवकों, आज इस आधुनिक समय में तुम्हारे सामने कितनी भी समस्याएं क्यों न हो, कितने भी संकट हो, ऐसे संकट और समस्याओं से थोड़ा भी अडिग मत हो जाओ। तुम दृढ़ता से प्रतिज्ञा करके सोच लो, क्योंकि तुम उस अमर वीरों के पुत्र हो। तुम्हारे सामने पुण्य का प्रशस्त मार्ग है, पहले से तैयार है, और उस मार्ग पर पूरी दृढ़ता के साथ तुम आगे बढ़े चलो, आगे बढ़ते चलो। उसके साथ अगले चरण में जयशंकर प्रसाद कवि कहते हैं, असंख्य कीर्ति रश्मिया विकीर्ण दिव्य दहासी, सपुत मात्र भूमि के रुको न शूर साहसी। हे युवकों, हे मनुष्यों, तुम्हारे सामने असंख्य कीर्ति की किरणें हैं। कीर्ति की किरणें हैं अर्थात जो इतिहास है, इतिहास में जो जो महामानव हो गए, महापुरुष हो गए, उनके आचार विचार ज्ञानों की प्रकाश किरणें हैं। असंख्य कीर्ति रश्मियां विदीर्ण दिव्य धासी, और वह भी एक दिव्य ज्योति की तरह फैली हुई है, विकीर्ण है, फैली हुई है, प्रकाशमान है। अतः हे मातृभूमि के सपूत, तुम रुको नहीं, तुम अपने मार्ग पर आगे साहस के साथ बढ़ते चलो, आगे बढ़ते चलो, तुम्हें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। आगे जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं, अराती सैन्य सिंधु में सुवाग्नि से जलो, प्रवीर हो जयी बनो, बड़े चलो बड़े चलो।
देखिए, जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि आराती आराती यानी घमेंडी दुश्मन। सिंधु में आज भी जिस प्रकार पहले विदेशी आक्रमण होते थे, आज भी घमेंडी जो सीमा के देश है, दुश्मन है, आज भी हमारे देश पर फैल रहे हैं, आतंक फैला रहे हैं, आज भी हमारे देश को पीड़ित कर रहे हैं। अतः हे युवकों, तुम जिस प्रकार ज्वाला समुद्र को भी प्रकाशित करती है, उसी प्रकार उसी प्रकाश से तुम जलो, दैदीप्यमान होकर प्रज्वलित होकर आगे बढ़ो, प्रवीर हो, जयी बनो, बड़े चलो। तुम वीर हो, तुम्हें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, तुम्हें विजय श्री मिल जाएगी, इसलिए तुम रुको मत, आगे बढ़ते चलो, बड़े चलो। यहाँ कवि आज के युवकों को कितनी भी कठिन समस्याएं क्यों न हो, उन समस्याओं में न डरते हुए आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। यहाँ इस कविता के पठन के पश्चात निष्कर्ष रूप में हमारे सामने कुछ बिंदु आ जाते हैं, जैसे कि यह कविता भारतीय संस्कृति और इतिहास की गौरवमयी गाथा को अभिव्यक्त करती है। कवि ने इस कविता के माध्यम से भारत भूमि का प्राकृतिक और ऐतिहासिक गौरवगान भी किया है। यह कविता भारतीय शूरवीरों के बलिदानों का एवं उनके शौर्य का वर्णन करती है। और चौथी बात या चौथा बिंदु हमारे सामने आता है, यहाँ कवि ने इस कविता के माध्यम से युवकों में शूरवीरों के बलिदानों के प्रति श्रद्धा एवं राष्ट्र प्रेम का भाव भरने का प्रयास किया है। कुल मिलाकर यह कविता आज के मनुष्य एवं युवकों को विजय पथ की ओर अग्रसर होने के लिए प्रेरित करती है। प्राकृतिक सौंदर्य, देश की संस्कृति का गौरवगान और भारतीय शूरवीरों के बलिदानों एवं शौर्य का वर्णन इस कविता में कवि ने किया है। यह हिमाद्री तुंग श्रृंग से कविता निश्चित ही आज आधुनिक युग में हम भारतवासियों को, युवकों को कितनी भी आपदाएं क्यों न आए, कितनी भी समस्याएं क्यों न आए, उन समस्याओं को लड़ने के लिए, उनसे मार्ग प्रशस्त निकालने के लिए हमें प्रेरित करती है। जहां आज़ादी के समय इस कविता को गाया जाता था, कवि ने स्वतंत्र सेनानियों को इस कविता को समर्पित किया था, आज ये कविता आज भी हमारे लिए उतनी ही प्रेरणादायी है जितनी आज़ादी के समय हमारे देशवासियों को थी। कुल मिलाकर यह कविता हमारे सामने भारतीय प्राकृतिक सौंदर्य, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक गौरव, यहाँ के वीरों का पराक्रम तथा बलिदान आदि का गान करते हुए हमें भी विविध कठिन से कठिन समस्याओं का सामना करने के लिए और समाज तथा राष्ट्र के विकास के लिए यह कविता हमें प्रेरित करती है। इस प्रकार आज हिमाद्री तुंग श्रृंग से इस कविता के भावार्थ को लेकर मैंने अपने विचारों को आपके सामने रखा। यहाँ अपने शब्दों को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।